गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास में हम कैपेसिटेंस शुरू कर दिया था। हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है ना, तो हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं और या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, एक ही बात है भाई, परमिटिविटी। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, एक ही बात है भाई। होता क्या है ये? इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ, किसकी रेशो? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। ठीक है ना, तो बेटा ये रेशो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? रेशो किसकी? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की, मीडियम में डिवाइडेड बाय वैक्यूम या एयर में। मतलब K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, K क्या है भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहें फोर्स की टर्म में भाई, तो फोर्स की टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम, नहीं वैक्यूम आएगा ऊपर, इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। करके देखो, वैक्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे? मान लो दो चार्ज हैं Q1 Q2, R डिस्टेंस दूरी पे हैं, तो वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है ना, और मीडियम के लिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई वही R डिस्टेंस, लेकिन मीडियम है, एप्सिलॉन m R स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो कट गया, ये ऊपर चला गया, तो इस प्रकार से। तो ये तो फोर्स की टर्म में हो गया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होगा? K इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम भाई। ठीक है, तो K इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इन मीडियम क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m R। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q, 4 पाई से 4 पाई, R से R, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया? एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वो क्या होता है? K होता है। ठीक है,
अब अगर हम इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपेसिटेंस की टर्म में लिखें, कैपेसिटेंस के लिए हमने कल फार्मूला निकाला था, C इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, A क्या था, एरिया, और D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो अगर हम इसी को कैपेसिटेंस की टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम टू द कैपेसिटेंस इन मीडियम। इस तरह से लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन M A बाई डी, A और D कट जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन M रह जाएगा। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस की टर्म में लिखेंगे, इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई मीडियम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उल्टा लिखिए, कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट M बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है भाई, जो अगर मीडियम चेंज कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए कितना था, 81 था। ठीक है, अगर हम एयर की बजाय दो प्लेट्स के बीच में वाटर डाल दें तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, 81 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वाटर के लिए जो है, वाटर के लिए जो हमारे पास आई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 एप्सिलॉन वाटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से एप्सिलॉन वाटर की वैल्यू कितनी आई, 81 एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो CM की जो कैपेसिटेंस इन मीडियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 इंटू C नोट की जगह पे C नोट आ जाएगा जैसे यहाँ पे, तो ये क्या है, वैक्यूम वाली, तो वैक्यूम वाली से कितना इंक्रीज कर जाएगी, 81 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी बेटा। ठीक है, दोबारा देखो, हमने आज किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रेशियो होती है किसकी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की, किसमें, किसी मीडियम में, टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो K से दिखाएंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है ना, तो अगर हम फोर्स की टर्म में लिखें तो फोर्स की टर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। वैक्यूम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मीडियम कर देंगे। ठीक है ना, तो फोर्स की टर्म में इस प्रकार, ठीक है, ये वैक्यूम में होगी और ये मीडियम में, ये बाकी चीज़ें कटेगी, मीडियम में डिवाइड वाला एप्सिलॉन M डिवाइड ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रखें तो वो भी लिखेंगे, तो वो भी इस प्रकार होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, CM बाई C नोट हो जाएगा। तो CM की वैल्यू क्या होगी, KC नोट। मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक चेंज मीडियम को चेंज कर दें तो कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं बेटा। हाँ भाई, तो न्यूमेरिकल में है, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफराड व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट्स इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इज इक्वल टू T2। बेटा ये जो है, पहले तो एयर थी, इसमें क्या थी, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले तो इनके बीच में क्या थी, एयर। जब एयर थी तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी थी C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो मतलब C इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, 10⁻⁻5 फेराड। ठीक है, जब एयर थी तो इसको C नोट बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन फिर इसने क्या किया,
इस एयर को हटा के इसके अंदर क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसा दी भाई, ठीक है ना। और सॉरी, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 2। एयर की जगह पे क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसा दी, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 2 है। अब नई कैपेसिटी क्या होगी ये पूछ रखा है, क्या होगी नई कैपेसिटी, सी एम, मीडियम चेंज करने के बाद कैपेसिटी क्या होगी बेटा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था K इज इक्वल टू क्या था, सी एम बाई सी नोट था, ठीक है ना। तो K इज इक्वल टू सी एम बाई सी नोट था भाई। तो यहां से हमारे पास सी एम की वैल्यू क्या आ गई, K सी नोट। तो यहां से हमारे पास सी एम की वैल्यू, K की वैल्यू क्या है 2, सी नोट की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁵। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁵ फैराड आ गई भाई। मतलब हम क्या कह सकते हैं, 20 माइक्रो फैराड आ गई भाई, ठीक है। ठीक है, सी एम बाई सी नोट, सी एम की वैल्यू निकालनी है, सी नोट की वैल्यू दे रखी है, तो ये आ गई। पहले एयर थी, एयर हटा के हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब घुसा दी इसके अंदर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो है K2 तो इंक्रीज करेगी, देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब घटाई है तो इंक्रीज करेगी ना, तो इंक्रीज करेगी तो इतनी हो जाएगी। अब अगर इसी को दूसरे तरीके से करें, सेम क्वेश्चन हम उल्टा ले लेते हैं, चलो हम इस प्रकार ले लेते हैं कि पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी और वो हटा दी हमने, अब एयर आ गई, तो कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आएगा, देखो इसी को हम उल्टा ले लेते हैं। पहले थी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पहले क्या थी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी भाई, ठीक है। तब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी तो जो कैपेसिटेंस थी वो थी 10 माइक्रोफेराड, ये मान लिया। तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड, ये कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻⁵ फेराड हो गया भाई। अब हमने क्या किया, ये स्लैब हटा दी, स्लैब हटा दी तो यहाँ पे क्या आ गई, एयर आ गई। अब एयर आने पे कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आएगा ये पूछ रखा है, ठीक है ना। तो एयर आने पे सी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये पूछ रखा है इसने। तो देखो फार्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू सी एम बाई सी नोट। तो सी एम की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10, पुट कर दो, K की वैल्यू कितनी है 2, 10 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी नोट। तो विच इंप्लाइज सी नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6, इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 माइक्रोफेराड। तो सी नोट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 माइक्रोफेराड आ गई भाई, ठीक है। तो डिक्रीज कर जाएगी, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटाएंगे तो पहले तो 10 माइक्रोफेराड थी, फिर क्या होगी 5 माइक्रोफेराड होगी, तो डिक्रीज करेगी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। चलो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स, मतलब कैपेसिटर्स और कंडेंसर को कैसे जोड़ेंगे हम, जोड़ने का तरीका। जैसे रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से जोड़ सकते थे, सीरीज में और पैरेलल में, ऐसे ही कैपेसिटर्स को भी हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोल सकते हो, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बोलते हो ना, तो इसमें हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स, इसको कंडेंसर भी बोल दिया जाता है ना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस और कंडेंसर्स, ठीक है। देखो पहला हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे भाई, पहला क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैपेसिटर्स और
condensers are said to be connected in series when there is only one path to reach from one end to other through the combination. तो भाई सीरीज में कब कहेंगे कॉम्बिनेशन हो रहा है? सीरीज में जब कहेंगे जब हमारे पास केवल क्या हो, एक ही पाथ हो। जैसे ये है, हमने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया भाई, C1 C2 C3, ये एक एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया। तो केवल एक ही पाथ है इस एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा इस करंट से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केवल एक ही पाथ है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया भाई, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास भाई यहाँ पे कैपेसिटेंस मान लो C1 है, यहाँ पे क्या है C2 है, यहाँ पे क्या है C3 है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल V अप्लाई कर रखी है हमने। कितनी पोटेंशियल अप्लाई कर रखी है, V अप्लाई कर रखी है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हम रेजिस्टेंस वाला याद करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो पोटेंशियल है वो क्या होती है, अलग अलग होती है ना। हर एक रेजिस्टेंस में जैसे अलग अलग थी, तो इनमें पोटेंशियल्स भी क्या होगी, अलग अलग। इसके अंदर मान लो V1 है, इसके अंदर V2 है, इसके अंदर V3 है। तो पोटेंशियल इनमें क्या है, अलग अलग है बेटा, ठीक है। टोटल पोटेंशियल हमारे पास क्या है, V = V1 + V2 + V3। तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास है V = V1 + V2 + V3, ये है, ठीक है। अब सीरीज के दौरान चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा चार्ज सेम रहेगा तो सबके अंदर चार्ज क्या होगा, मान लो Q चार्ज है तो सबके अंदर चार्ज क्या होगा, Q होगा भाई, ठीक है। अच्छा, Q = हमारे पास क्या था, CV, ठीक है ना। Q = हमारे पास CV था ना, Q = हमारे पास था CV, ठीक है। और V = हमारे पास क्या है, Q/C हो जाएगा। Q = CV था, तो यहाँ से V = हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/C। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, Q/C1। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/C2। V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/C3, ठीक है। पुट कर दो ये सारी चीजें, V की जगह पे क्या पुट कर दो, Q/C। तो Q/C = हमारे पास V1 की जगह पे क्या आ गया, Q/C1। V2 की जगह पे क्या आ गया, Q/C2। V3 की जगह पे क्या आ गया, Q/C3, ठीक है। जो कटता है काट दो। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3, ठीक है। तो ये आ गया भाई हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो रेजिस्टेंस से उल्टा है ना, रेजिस्टेंस में तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जुड़ते थे, इसमें क्या है 1/, करके जुड़ रहे हैं। तो 1/C इफेक्टिव कैपेसिटेंस वो क्या आएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सेकंड करते हैं। आ गया हुआ है समझ में। सीरीज में हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, एक ही पाथ होता है, इसमें चार्ज सेम रहता है, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा सीरीज वाला। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो भाई, जैसे सीरीज में हमारे पास एक पाथ था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग पाथ होंगे। तो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ देयर आर डिफरेंट पाथ्स टू प्रोसीड फ्रॉम वन एंड टू अदर, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे, जब वहां पे क्या होंगे, डिफरेंट पाथ होंगे। तो कैपेसिटर्स है क्या, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा ये, कैपेसिटर्स आर said to be connected in parallel combination when there are different paths to reach from one end to other through the combination, through the combination, ठीक है ना। तो क्या होंगे, डिफरेंट पाथ होंगे भाई, ठीक है। जब हम एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट पाथ होंगे। इसमें एक और है, इसमें चार्ज क्या होगा, डिफरेंट, और पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इन दिस चार्जेस इन दी कैपेसिटर्स आर different but electric potential is same, electric potential is same। तो इसमें चार्जेस तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो 3 कैपेसिटर मान लिया हमने, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को हम किस में जोड़ दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया भाई। किसके साथ, एक बैटरी के साथ, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा। ये हमने C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, ये C3 मान लिया। इनमें चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें चार्ज Q1 मान लिया, इसमें चार्ज Q2 मान लिया, और इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, Q3। पोटेंशियल सब में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू CV, V सब में सेम। CV इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, C1V1 प्लस C2VT V2, नहीं V1 और V2 तो सेम ही होंगे ना, सब में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। C2V और C3V पैरेलल में है ना, पोटेंशियल तो क्या होगा, सेम होगा। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कट गया भाई दोनों तरफ से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, C इज इक्वल टू, पैरेलल में जो C है वो क्या आ गया, CP बोल सकते हो। ये क्या आ गया, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो बेटा पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ेंगे, और सीरीज में हमारे पास क्या था, सीरीज वाला C1/CS करके था, है ना। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो सीरीज में था, और ये किस में है, पैरेलल में, ठीक।
ठीक है। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे और सीरीज में 1 बाई करके जोड़ेंगे कैपेसिटर। लेकिन रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा, तो रेजिस्टेंस में सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ रहे थे, पैरेलल में अलग अलग 1 बाई करके। लेकिन ये उल्टा है, कैपेसिटर के केस में पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे और सीरीज में क्या हो जाएगा, 1 बाई करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।